हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मार्क बूस्टर वन शॉट लेके मैं हाजिर हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहे हैं सो दैट कि हम थोड़ा हायर लेवल के भी क्वेश्चन कर लें, है ना। और श्योरली आपकी बहुत हेल्प कर देगा। और इसमें हमने जो भी नोट्स यूज किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स भाई दिन रात मेहनत करके बनाए जा रहे हैं। वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने थ्योरी कर रखी हो, और मुझे लगता है आपने वन शॉट से थ्योरी कवर कर लोगे, या फिर इस चैप्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट है, आप लोग सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट बाय भारत पंचाल सर, और उससे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, नोट्स के लिए आप लोग बोल रहे होंगे तो इस वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 2000 और कर सकते हो, है ना। हर वीडियो पे 10 20 30 हज़ार व्यूज होते हैं तो, और वो नोट्स लिटरली आपको बहुत मजा आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक बढ़िया सैंपल पेपर नहीं लिए हैं तो ये हाई स्कोर सैंपल पेपर है फॉर पीसीएम, बिल्कुल रियल एग्जाम की फील देंगे, बिल्कुल रियल एग्जाम का ही लेवल इसके अंदर रखा गया है। इस तरह से लूज फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएंगे, और लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आंसर शीट आएगी, और आपने क्वेश्चन सही किए हैं गलत किए हैं उसके लिए आंसर बुकलेट भी अवेलेबल होगी। तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मार्क बूस्टर वन शॉट, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जो करता है E2C, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो करता है C2E, क्या कर देगा भैया? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें क्या करना है? करंट बनाना है, तो इधर होगा पैनिक, और इधर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है तो पैनिक, और इधर करंट बनाना है तो लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, एनोड नेगेटिव होता है, एनोड नेगेटिव है यहाँ पर और कैथोड पॉजिटिव है। और इस केस में क्या होता है? पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। अगली बात, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें 2 बीकर होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। इन्हें यहाँ पर एक ही कंटेनर होता है, एक ही बीकर होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर हमें सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, अपने आप चलती रहती है। इधर नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ के रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन इन और सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? अभी किया है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा जो सेल है बिहेव करने लगेगा एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। देखिए बहुत इजी है डिफाइन करना, आप लोगों को याद होगा। कप्पा क्या होता है? कप्पा होता है G और इधर होता है A/L। अगर मैं एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं और लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दूं तो G इक्वल टू कप्पा हो जाएगा। अच्छा, एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है कंडक्टिविटी की, दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कप्पा इज 1/ρ। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो पूरा वॉल्यूम बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसके जितने भी आयंस हैं, उनकी कंडक्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोल देते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? बहुत इजी सी डेफिनेशन लिखवाई गई है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कि आयंस की जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिंग पावर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इनटू में 1000/m। इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना।
जब आप पानी डालोगे डाइल्यूशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटती है, और कंसंट्रेशन घटने से, डाइल्यूशन बढ़ने से कंडक्टिविटी घटती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डाइल्यूशन जब भी बढ़ाओगे तो जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगी, डाइल्यूशन जब भी बढ़ाओगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। यही लिखा गया है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करते हैं। सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके लिए डिफाइन होती है। अगर आप पानी डालते जाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस घटने लगेंगे। तो यही लिखा गया है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू विच द टोटल नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस आल्सो इंक्रीजेज। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें गिवन वॉल्यूम की तो बात नहीं होती, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है। अब पानी डालते जाओगे बहुत ज्यादा स्पेस उनको मिलता जाएगा, या फिर आप यहां से फॉर्मूला देख लो ना, कप्पा मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू 1000 बाय एम, एम मोलैरिटी, ये n बाई वी, वी ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। या फिर यहां पर क्या लिखा गया है कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, करंट कैरिंग पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिखा गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हो। और डेफिनेशन क्या हो सकती है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट इन सॉल्यूशन एज आयंस। कितने पार्टिकल्स हैं जो आयंस बन चुके हैं। क्लियर? बाकी दूसरी डेफिनेशन मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। और जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करते हैं उसको आप लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो। आगे मूव करते हैं, इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। भैया जो इलेक्ट्रोलाइट ए है ये कौन सा है जिसमें बहुत कम डिफरेंस आता है? ये होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। देखिए अगर आप ए के लिए एक्सट्रापोलेशन करते हो, यहां पर कंसंट्रेशन जीरो हो गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। बट अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेट करते हो तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, यही लिखा गया है। क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन, while limiting molar conductivity for strong electrolyte can be obtained by intercept। अगला एक नोट याद रखिए बेटा, इस नोट से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन। अच्छा कंसेप्ट क्या है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम एट ऑल कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर कंप्लीट डिसोसिएशन द आयंस बिकम्स फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड देयर इंटर आयनिक फोर्सेज डिक्रीजेज। अब अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा समझने की बात करूं कि यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बढ़िया वाले इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अब कंसंट्रेशन घटने से उनकी मोलर कंडक्टिविटी कम बढ़ी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसकी 2 टाइम्स बढ़ी होगी, इसकी 20 टाइम्स 25 टाइम्स बढ़ गई। देखिए क्या होता है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, पानी डालते हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस नहीं बढ़ सकते। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होता है? विच डिसोशिएट कंप्लीटली, वो इनिशियली ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है, तो और ज्यादा तो उसने डिसोशिएट नहीं होना है। जब वो और ज्यादा डिसोशिएट ही नहीं होगा तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम बढ़ती है, और वो भी क्यों बढ़ती है? बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंट्राइनिक फोर्सेज वीक होती जा रही हैं, आयंस स्पीडली मूव कर पाएंगे, है ना। यही लिखा गया है, देयर इंट्राइनिक फोर्सेज डिक्रीजेज। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट जब वो थोड़े से डिसोशिएट हो पाते हैं, तो जब आप डाइल्यूशन करोगे, पानी डालोगे, तो वो थोड़े थोड़े डिसोशिएट और होने लगेंगे। सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड मैक्सिमम नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। क्या करता है सोल्ट ब्रिज? देखा होगा ना, ये सेल होता है, इधर ये सोल्ट ब्रिज होता है, 2-3 काम करता है ये। सबसे पहले तो दोनों बीकर को जोड़ता है, दूसरा काम क्या करता है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता भाई। इट प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर, इट मेंटेन द
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूट्रलिटी को बना के रखता है ना, चार्ज को इंबैलेंस नहीं होने देता। आगे है क्वेश्चन, कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन अ पोट मेड ऑफ जिंक। एक पोट लिया, जिंक का बना दिया और उसमें हमने रख दिया है कॉपर सल्फेट। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो बेटा, पोट हो गया, कंटेनर हो गया, वेसल हो गया, स्पून हो गया, ये कभी भी एक्टिव मेटल के नहीं होने चाहिए। एक्टिव मेटल कौन सी होती हैं? जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, देयरफॉर जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिंक डिस्प्लेस कर देगा और धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिंक यहाँ से खत्म होने लगेगा, है ना, और खत्म होने लगेगा तो हम नहीं स्टोर कर सकते किसको? कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल के अंदर। अगला है, व्हाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अगर आपको मर्करी सेल की रिएक्शन याद हो, कैसी याद थी? ओवरऑल सेल रिएक्शन ऐसे थी, Hg Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन थी। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होती है मर्करी सेल की, वो नॉन आयनिक होती है, और सिंस नॉन आयनिक रिएक्शन है भाई, तो क्या होगा? इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करेगी। द सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एज द ओवरऑल रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज। देखो, अगर आयंस होंगे ना तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, बट इसमें तो आयंस ही नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज होगी, वोल्टेज भी चेंज नहीं होने वाली है। अगला है, राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl। KCl है तो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वाटर है तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब ये जाएंगे कैथोड पर, ये जाएंगे एनोड पर। इनमें से कौन एलिजिबल है? यहां पर एलिजिबल है H पॉजिटिव कैथोड पर जाने के लिए, और यहां पर एलिजिबल है यहां पर एलिजिबल है Cl नेगेटिव जाने के लिए। ठीक है, Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये बना देगा Cl2। और ये जो OH नेगेटिव मतलब वाटर का ही हिस्सा है, वाटर यहां पर क्या बनाने लगेगा? देखिए, वाटर जो होता है आयंस में टूटने के बाद, ये अगर इसकी रिएक्शन हो जाए सक्सेसफुल तो H2 बनाता है कैथोड पर, O2 बनाता है एनोड पर। अगला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एंड कॉपर वायर। यहां पर यह आ गया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइट की एंड एक मेटल की? ऑब्वियस सी बात है कि मेटल की कंडक्टिविटी घटती है। ऑन दी अदर हैंड NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, हर चीज बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। इन NaCl सॉल्यूशन कंडक्टिविटी राइज विद राइज इन टेम्परेचर। रीजन क्या होता है भैया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, एनर्जी आएगी तो फास्टली आयंस टूटेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इन कॉपर वायर द कंडक्टिविटी रिड्यूसेस विद राइज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्या होता है? कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पॉजिटिव होल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट पैदा कर देते हैं। आगे है, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज्ड। डीसी का यूज नहीं किया जाता है भैया। डीसी क्या कर देता है? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस करा देता है ना। ये क्या कर देता है भैया? बिकॉज इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए, डीसी का यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये कंपोजिशन को चेंज कर देता है। अगला है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के दो सिंबल होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये। इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। और इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक ही बात है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन अप्रोचेस 0। सोलरस लॉ ने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, अच्छा ये नोट्स थोड़े ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, ये हमारे पेड नोट्स है मेरे हिसाब से। हाँ चलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो क्या होती है? सम होती है
किसका सम? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। क्लियर है? एप्लीकेशंस की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाली जा सकती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से तो नहीं निकली थी, ग्राफ तो सीधा जा रहा था ऊपर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल पाए थे ना ग्राफ की हेल्प से, इतनी आगे गई। स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल पाए थे, वीक के लिए तो नहीं निकाल पाए थे, कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो पा रही थी। तो यहां पर कोलोरेस लॉ हेल्प करती है। दूसरी बात कहां पर हेल्प करती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प करती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे दादा ने 2 लॉ दिए। उन्होंने क्या बोला? पहले लॉ में अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, मैं यहां से कितना चार्ज पास करा रहा हूं, इसको हटाएंगे, यहां से जेड आ जाएगा क्यू, और क्यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय टी। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बन जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। विनिंग, विनिंग का मतलब होता है जीतना, है ना। जेड का एक जेड एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास बाय एन इंटू एफ, है ना। आई इज करंट, टी इज टाइम। आगे बढ़ो, सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है फैराडे का? सेकंड लॉ क्या बोलता है भैया? अगर आप 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लो, उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। ऊपर किस पे डिपेंड करता है कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? कितना चार्ज पास कराया है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। सेम यहाँ पर है, जितना करंट पास कराओगे, जितना चार्ज पास कराओगे, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा। बट दूसरा लोग क्या बोल रहा है कि भैया खुद की भी कैपेसिटी होगी उनकी कुछ। ये लिखा गया है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, then the amount of different substance produced at different electrodes are proportional to their equivalent weight। Cu कितना डिपॉजिट होगा? जितना इक्विवेलेंट वेट होगा Cu का। Ag कितना डिपॉजिट होगा? जितना इक्विवेलेंट वेट होगा Ag का। और इक्विवेलेंट वेट निकालना इजी है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है मोलर मास बाय एन मोलर मास बाय चार्ज। ये N इंटू एफ तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है भाई? दोज गैल्वेनिक सेल विच गिव अस डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल। और वो फ्यूल क्या हो सकते हैं? जो नॉन पोल्यूटिंग होंगे, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, है ना। H2O2 फ्यूल सेल का यूज कहां पर किया गया है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। इसका फायदा क्या है बताइए? इसका फायदा है दैट दे आर पोल्यूशन फ्री। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 70% एफिशिएंसी है। बाकी जितने मेथड है उनकी 40% तक एफिशिएंसी जाती है। अगर आप फ्यूल सेल की रिएक्शन करके दिखाना चाहो, एक होती है एट एनोड, एक होती है एट कैथोड, और एक होती है ओवरऑल। एनोड पर क्या होगा? अच्छा, ओवरऑल मैं बता देता हूं। ओवरऑल ऐसे होती है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। एनोड पर क्या होगी भाई? एक तो 2H2 होता है, यहाँ पर 4OH नेगेटिव होता है। ये 2H2 4 इलेक्ट्रॉन देके 4H पॉजिटिव बनता है, वो 4H पॉजिटिव इस 4OH नेगेटिव के साथ 4H2 बन जाता है। इधर आता है O2, 4H2 में से 2H2 लेगा एंड 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप इसको बैलेंस करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 4OH नेगेटिव। जब आप रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखते हो, अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। 2H2 से 2H2 कैंसिल, यहाँ पर तो 4H2 थे तो 2H2 बच जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव, और ये हमारे पास रिएक्शन। अगर आपसे फ्यूल सेल की रिएक्शन भी पूछ ली जाए, है ना। अच्छा, एक चीज यूजेस पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिए, मर्करी सेल का यूज किया जाता है फॉर लो करंट डिवाइसेस सच एज वॉचेज, हियरिंग एड्स। फ्यूल सेल का यूज किया गया है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल है जो कि रिचार्जेबल होता है, इसका यूज किया गया है ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स के अंदर। ड्राई सेल की लॉन्ग लाइफ नहीं होती, और इसका यूज कहां पर किया गया है? ट्रांजिस्टर्स में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट कर देना भाई, ठीक है। रेडियोज के अंदर, रिमोट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट विद रीजन विच पेयर विल अलो ग्रेटर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर वायर एट
60 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली मेटल है तो कम टेम्परेचर पे अच्छे से फंक्शन करेगी। सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस। रीजन बिहाइंड दिस, because with increase in temperature metallic conduction decreases due to vibration of kernels. 0.1 molar CH3COOH solution and 1 molar CH3COOH solution। क्या होगा भाई, यहाँ पर पूरा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि किसकी बात की जा रही है, मतलब कंडक्टिविटी की बात की गई है या मोलर कंडक्टिविटी की। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो 0.1 मोलर CH3COOH की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर ज़्यादा? क्योंकि उधर डाइल्यूशन ज़्यादा हो चुका है, और डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ेंगे। 0.1 मोलर CH3COOH solution allows greater conduction of electricity because with dilution degree of dissociation increases। अगला है KCl solution at 20 डिग्री सेल्सियस, KCl solution at 50 डिग्री सेल्सियस। KCl तो एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट तो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से फंक्शन करते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, KCl solution at 50 डिग्री सेल्सियस विल हैव ग्रेटर कंडक्टेंस। और क्यों होता है ऐसा? बिकॉज आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है भाई। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, SN2 पॉजिटिव, 0.01 मोलर, H पॉजिटिव, H2 PT, है ना, और कुछ डाटा दिया गया है। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना होता है। ई नोट सेल के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या फिर ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, राइट साइड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट, माइनस लेफ्ट में हमारे पास टीन है और टीन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है माइनस 0.14 वोल्ट, और यहाँ से हमारे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा 0.14 वोल्ट। अगर किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है इट मींस वो सेल हमारे पास पॉजिटिव है। इसके बाद हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अब देखिए ई नोट सेल कितना आया है 0.14, 0.0591 बाय एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप Sn से Sn2 पॉजिटिव हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इधर 2 का डिफरेंस है, H पॉजिटिव से H2 में इस पे प्लस चार्ज, इस पे जीरो चार्ज है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 का डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच नहीं करता है तो उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 1 जा 2 log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने शो की है, Sn2 पॉजिटिव ने। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन किसने शो की है भैया, H पॉजिटिव ने। आयनिक फॉर्म लिखते हो आप लोग, सर आयनिक फॉर्म क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन गिवन होती है ना, ये जो होते हैं इनकी तो प्योर होती है ना, 1 मोलर, तो H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया था तो इसकी पावर हमें करनी पड़ेगी 2। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया था, जबकि हम इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का लेकर चले, 2 का, तो इधर H पॉजिटिव की पावर आप लोग 2 कर दोगे। अब इनकी कंसंट्रेशन लिख दो, Sn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आप लोग इसको 10 की पावर -3 लिख सकते हो। इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 10 की पावर -3 की पावर 2, और जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.110 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। आपको सेल नोटेशन दे रखी है और सेल नोटेशन से आप लोगों को इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखा जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में होती है ऑक्सीडेशन, तो आप लोग यहां पर लिख दोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लिख दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगी, निकल से बन रहा है निकल 2 पॉजिटिव, फिर आप लिख दीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा भैया, Ag पॉजिटिव से बन रहा है Ag। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि निकल से निकल 2 पॉजिटिव कैसे बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। Ag पॉजिटिव से Ag कैसे बना होगा, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अब इस डिफरेंस को मैच करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बेटा इधर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इधर 2 का गेन भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम इन रिएक्शंस को जोड़ के लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, और वो कैंसिल कब होंगे, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया भाई बताइए, अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag।
क्लियर है, ये आ गया। अब आप लोग इसके बाद आप लोगों को ई सेल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, तो आप लोग यूज करोगे नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल कैसे हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट या फिर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। राइट में कौन है, सिल्वर, सिल्वर का पोटेंशियल है 0.80 वेरी नाइस। एंड लेफ्ट में कौन है, निकल, निकल का पोटेंशियल कितना है -0.25। जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो 1.05 वोल्ट आ जाएगा। और अगर किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस वो सेल हमारे पास पॉसिबल है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.059 बाय एन log concentration which undergoes oxidation by concentration which undergoes reduction। आप यहां पर इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़िए, तो ई नोट सेल कितना दे रखा है आपको बेटा जी, आपको ई नोट सेल दिया गया है 1.05 माइनस 0.059 बाय 2, 591 कर लो, लोग कंसेंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है निकल टू पॉजिटिव ने, टू द कंसेंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन शो किया है एजी पॉजिटिव ने, और एजी पॉजिटिव की पावर आप 2 कर दोगे। या तो आप यहां से देख लो, एजी पॉजिटिव का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट पावर में बदल जाता है। या फिर आप अगर आप सेल नोटेशन से पता लगाना चाहते हो तो आप देखिए निकल से निकल टू पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 2 का। एजी पॉजिटिव से एजी में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 का। बट रिएक्शन में तो हमने कितने का डिफरेंस माना है, 2 का, तो इसकी पावर हमें 2 करनी पड़ेगी। अब आ जाइए इधर, ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाय 2 लोग निकल टू पॉजिटिव को देखिए भाई, निकल टू पॉजिटिव ये रहा 0.001, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 10 की पावर आप कर दोगे -3। बाय में एजी पॉजिटिव डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 10 की पावर आप कर दोगे -1 और इसकी पावर कर दोगे 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, तो यहाँ पर 10 की पावर -1 बचेगा। ये आगे आ जाएगा 1.05, ये प्लस 0.0591 बाय 2 लोग 10, ये log 10 बचेगा ना, -1 आगे आके इसको प्लस कर चुका है, log 10 1 होता है, और ये हो जाएगा 0.0295, तो कितना हो जाएगा 1.0795 वोल्ट। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। बाकी आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नोट निकालना है आप लोगों ने। डेल्टा जी नोट के लिए हमें पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। अब ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट सेल, अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो राइट माइनस लेफ्ट, और अगर आपको सेल रिएक्शन दे रखी है तो आरओ, आरओ मतलब ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब आप चेक कीजिए बेटा, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, 0 से हो रहा है +2 चार्ज, इट मींस यहां पर कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर टू पॉजिटिव से हो रहा है, कॉपर +2 से 0 हो रहा है, इट मींस ये हो रहा है रिडक्शन। भाई पता है ना सबको, एक रिएक्शन होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरी रिएक्शन होती है हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव घटता है, रिडक्शन में नेगेटिव बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। तो भैया क्या होगा बताइए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है ऑक्सीडेशन, इधर पॉजिटिव चार्ज घटा है रिडक्शन है, तो रिडक्शन हो रही है यहाँ पर कॉपर पे, और कॉपर का पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा 0.34 वोल्ट, माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, जिंक पे, और जिंक का पोटेंशियल कितना दे रखा है माइनस का 0.76, तो यहां से 0.34 प्लस 0.76, इसको सिंपल आउट करोगे ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। एक क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये सेल पॉसिबल है कि नहीं। अगर किसी सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए, इट मींस वो सेल पॉसिबल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है यहां से डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -NF ई नोट सेल। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में 2 का डिफरेंस है। 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500, और ई नोट सेल 1.10। इसको सिंपल आउट करोगे जो भी आंसर आएगा कुलाम वोल्ट में या फिर जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। कितना आएगा -212,300। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे -212.300 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। क्लियर है। अगला है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ ई नोट फॉर द सेल इज दिस 1.260 वोल्ट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। अब की बार हमें क्या दे रखा है, अब की बार हमें सेल की रिएक्शन दे रखी है और उससे हमें सेल नोटेशन बनानी है। सेल नोटेशन बड़ा सिंपल होता है, सोल्ट ब्रिज होता है,
लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, रिडक्शन। कोफिशिएंट नहीं लिखते। तो अब देखिए एल्यूमिनियम से क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो आप लोग लिख दोगे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सोल्ट ब्रिज है Cd2 पॉजिटिव से Cd2 पॉजिटिव से Cd। ये हमारे पास सेल नोटेशन हो गई। क्लियर है, रिप्रेजेंट द सेल, हाँ ये सेल नोटेशन होगी या सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। कंसंट्रेशन देख लीजिए, आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन दी होती है Al3 पॉजिटिव की कितनी है 0.01 मोलर, और कैडमियम की कितनी है 0.1 मोलर। अब देखिए क्या होगा भाई, हमें कैलकुलेट करना है EMF ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू, क्या कर दोगे, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहली बात नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन बोलती है ई सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction, यही होता है। अब देखिए ई नोट सेल कितना है हमारे पास, ई नोट सेल इन्होंने दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 1.260 माइनस 0.0591 बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हो रहा है बेटा, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में 3 का डिफरेंस है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में 2 का डिफरेंस है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस मैच करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो गया 6 का, लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने, है ना, और रिडक्शन शो की है कैडमियम ने, कैडमियम की 2 पॉजिटिव, आयनिक फॉर्म लिखते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा होल है, होल नहीं झोल है। झोल क्या है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया, जबकि हम रिएक्शन में मान के चल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो इसकी पावर हमें 2 करनी पड़ेगी। कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया, जबकि हम मान के चल रहे हैं 6 का, तो इसकी पावर हमें 3 करनी पड़ेगी। तो बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा 1.260 माइनस 0.0591 बाय 6 लोग Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 10 की पावर कर दो -2, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 10 की पावर उतनी माइनस में कर दो, 10 की पावर -2 की पावर 2 बाय कैडमियम 2 पॉजिटिव 0.1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 की पावर -1, ये 3 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर -3 बनेगा, 10 की पावर -4 ये कैंसिल हो गए, 10 की पावर -1 बचेगा, इसको आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 1.260 प्लस 0.0591 बाय 6, इसको सिंपल आउट करोगे अप्रोक्स 0.01 ही आ जाएगा ये, है ना, और ये आ जाएगा 1.261 वोल्ट, माइनस आगे आ जाएगा ना भाई, मेरे हिसाब से तो ये आ जाएगा 1.261 वोल्ट, नहीं 0.01 है ना, तो 1.27 वोल्ट आएगा, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट जुड़ेगा दूसरे डिजिट में ही। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, मुझे बड़ी फील आ रही है कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी कर ही सकते हो, इजी सा है। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क यानी कि हमें क्या निकालना है डेल्टा जी नोट, है ना, डेल्टा जी नोट निकालना है आप लोगों ने, एंड log Kc। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या सोल्व करना रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कंपेयर कर दीजिए निकल को, निकल के साथ 0 से +2 हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव चार्ज से 0 हो रहा है तो ये रिडक्शन है। तो कर दीजिए रिडक्शन किस पे हो रही है, Ag पे, ये है 0.80, माइनस ऑक्सीडेशन हो रही है निकल पे, निकल कितना है बेटा -0.25, इसको सोल्व करोगे तो ये 1.05 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगली बात आप लोगों को निकालना है log Kc। log Kc का फॉर्मूला क्या होता है, log Kc का फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इंटू में n बाय 0.06 कर दो या फिर 0.0591 कर दो। ई नोट सेल कितना है 1.05 इंटू में n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। निकल से निकल 2 पॉजिटिव, 2 का डिफरेंस है, Ag पॉजिटिव से Ag में A का डिफरेंस है, बट Ag पॉजिटिव 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज बन चुका है और उधर 0 है, तो एक्चुअल में कितने का डिफरेंस हो चुका है 2 का डिवाइडेड बाय 0.06, डेसिमल से डेसिमल कट 2 3 जा 6 और एक इस पे जाएगा भैया 35 पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप 0.0591 से करते तो 35.53 आ जाएगा भैया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर मन में थोड़ा सा है
कि नहीं सर मुझे तो 0.0591 से ही करना है, कर सकते हो, है ना, टाइम हमारे पास होता है कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500, और ई नोट सेल कितना है भाई, ई नोट सेल है, कहाँ गया, ये रहा 1.05। इसको सॉल्व कर दोगे जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया -202.65 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आई है। और मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय सेल कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 202.65 किलो जूल। क्लियर है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cu2 पॉजिटिव गिव्स है हमारे पास 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 Cu। हमें इसमें ए नोट सेल निकालना है और हमें ई सेल दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको करना कैसे है हमने, तो सबसे पहले हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, या फिर कर लो चलो 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction, यही होता है फॉर्मूला। तो इसके बाद ई नोट सेल हमें निकालना है, ई सेल हमें गिवन है, कितना गिवन है वो देख लीजिए 1.98 वोल्ट इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। अब एन देखिए, आप एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ये आपको सेल नोटेशन नहीं दे रखी है, सेल रिएक्शन दे रखी है। सेल रिएक्शन में इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कैसे, यहाँ पर एल्यूमिनियम पे 0 चार्ज है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 टाइम्स है तो 6 हो गया चार्ज। यहाँ पर कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 टाइम्स है, यानी कि 6 हो गया, और ये है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6। ये लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने शो की है, जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने की है। पावर क्या बनती है, जो उसका कोफिशिएंट है, अगर सेल रिएक्शन दे रखी है तो उसका कोफिशिएंट पावर बन जाता है। अगर सेल रिएक्शन नहीं दे रखी होती तो हम समझते हैं इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसने 3 का डिफरेंस शो किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में कितने का डिफरेंस है, 6 का है, तब इसकी पावर 2 कर देते हैं। बात समझ लो, अगर आपको रिएक्शन ना दे होके नोटेशन दी होती तो आप देखते यार इसने तो 3 का डिफरेंस शो किया है, रिएक्शन में 6 का डिफरेंस है, तब इसकी पावर 2 करते। अगर वो नहीं देख रहे हो भाई तो ये देख लो, इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये पावर बन जाएगी डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव, है ना, और Cu2 पॉजिटिव की पावर क्या हो जाएगी 3। वेरी नाइस, तो 1.98 ई नोट सेल को इधर ले जाओ, इधर आके ई नोट सेल हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस 1.98 माइनस, इसको सोल्व कर दो 0.01 बनेगा प्रोक्सी लोग। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी रखी है 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 10 की पावर -2 की पावर कर दो 3। कॉपर 2 पॉजिटिव, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है 0.01, अच्छा ऊपर वाले में Al3 पॉजिटिव की पावर 2 है, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 की पावर 3, ये बनेगा -6, ये बनेगा -4, तो ये नीचे क्या बच जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर +2, ये कुछ ऐसे बनेगा -1.98 -0.01 लोग 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाती है बेटा -1.98 -0.02, और log 10 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 2.00 वोल्ट ई नोट सेल, तो माइनस में 2.00 वोल्ट आएगा, और ई नोट सेल की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2.00 वोल्ट आंसर आ जाने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द ईएमएफ। मेरे हिसाब से अब इस तरह के क्वेश्चन में तुम फंसोगे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ से पूछूं कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का डेल्टा जी नोट एंड लॉग कैसे बता दीजिए, बाकी यहाँ पर आप लोगों से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इजी ही है ना। सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट जिसने शो की है रिडक्शन माइनस ई नोट जिसने शो की है ऑक्सीडेशन, यहाँ से हमारा ई नोट सेल आ जाएगा। रिडक्शन किसने शो की है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यानी कि ये तो ऑक्सीडेशन है, ये हमारे पास रिडक्शन है ना। रिडक्शन किसने शो की है, आयरन ने, -0.44, माइनस ऑक्सीडेशन शो की है क्रोमियम ने, जो कितना है -0.74, तो हो जाएगा 0.30 वोल्ट। ये हमारे पास ई नोट सेल आ गया। बताइए मुझे ये सेल पॉसिबल है कि नहीं, बताओ जल्दी से, ये सेल पॉसिबल होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये सेल क्या होने वाला है हमारे पास, पॉसिबल होने वाला है, कोई सेल रिएक्शन इज
ई नोट सेल जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, नेक्स्ट इक्वेशन क्या लगाओगे, नेक्स्ट इक्वेशन लगेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अभी ई नोट सेल कितना है भाई, ये रहा 0.30 माइनस 0.0591 बाय एन। मैंने क्या बोला, सेल रिएक्शन में एन को प्रेडिक्ट करना इजी है। ये क्रोमियम पे 0 चार्ज है, +3 2 टाइम्स है यानी कि 6 बन गया, +2 3 टाइम्स है, ये भी 6 बन गया, उधर 0 है, तो यहाँ पर एन कितना आ गया, 6 आ गया। लोग ऑक्सीडेशन किसने शो की है, क्रोमियम ने, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की पावर क्या कर दोगे 2। बाय रिडक्शन किसने शो की है, आयरन ने, Fe2 पॉजिटिव की पावर क्या कर दोगे भैया 3 कर दोगे, Fe2 पॉजिटिव की पावर क्या कर दोगे आप लोग 3 कर दोगे। इसके बाद तो आई थिंक इजी है आपके लिए, यस और नो। क्या होगा, ये हो जाएगा 0.30, इसको सिंपल आउट करोगे माइनस 0.01 लोग क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 यानी कि 10 की पावर -2 की पावर 2। Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 10 की पावर कर दोगे -1 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 की पावर -1। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये आगे आ जाएगा, -1 आगे आके इसको प्लस कर देगा, तो जाएगा 0.31 वोल्ट। क्लियर है। और अगर आप 0.0591 से करते तो ये 0.309 आ जाता, मतलब एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल डिट्टो उसी जैसा ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाई गई है ना। नेक्स्ट इक्वेशन लगा लोगे, ईएमएफ निकालना है, ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई नोट सेल निकल जाएगा यहाँ से, सेल नोटेशन अगर है तो राइट माइनस लेफ्ट, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में है सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का होता है दादा गिवन ही होगा 0.80। लेफ्ट में कौन है, जिंक, जिंक का कितना है -0.76, ये कितना हो जाएगा 1.56 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग कंसेंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है Zn2 पॉजिटिव ने। पूरा फॉर्मूला लिख लो, पहले हमेशा फॉर्मूला लिख लेना भाई, है ना। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कुछ भी गलत नहीं करके आओगे, इन केस एक आधा क्वेश्चन लगता है कि यार गलत हो रहा है हमारा, हो सकता है, तो फिर क्या करोगे, कम से कम फॉर्मूले के तो नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से ई नोट सेल कितना है 1.56 0.0591 बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। बताइए भाई, Zn से Zn2 पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है, Ag पॉजिटिव से Ag में 1 का डिफरेंस है। पता ना डिफरेंस कैसे पता करते हैं, 0 है ये +2, 2 का डिफरेंस हो गया, ये +1 है तो 0, ये 1 का डिफरेंस हो गया। जब डिफरेंस मैच ना करें मल्टीप्लाई कर दो 2 लोग कंसेंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन Zn2 पॉजिटिव, रिडक्शन किसने शो की है Ag पॉजिटिव ने, Ag पॉजिटिव के पास हमें क्या करनी पड़ेगी 2 करनी पड़ेगी। रीजन सेल रिएक्शन में 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है, तो इधर 1.56 माइनस 0.0295 हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे ना। लोग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 की पावर -1। Ag पॉजिटिव की कितनी दे रखी है 0.01 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 10 की पावर -2, ये हो जाएगा की पावर 2, ये कैंसिल, 10 की पावर बचेगा -3, ऊपर जाके 10 की पावर +3, ये क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0295 लोग 10 की पावर 3, पावर आगे आएगी 1.56 0.0 3 5 15 1 28 2 8 0.0885 जो भी आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। मैं छोटी मोटी गलती कर दूंगा फिर तुम बोलोगे अरे सर इतनी इजी सी बात नहीं आती क्या। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, आपको मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर, और मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई मोलर कंडक्टिविटी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है कप्पा। देखिए कप्पा का फॉर्मूला हमारे पास एक तो ये होता है, कौन से वाला, G इंटू में G स्टार या फिर G इंटू में L/A, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही फॉर्मूला यूज होगा
और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है भाई? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय एम। कप्पा निकालना है तो कप्पा को एक साइड रख लो, ये क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी इंटू में मोलैरिटी बाय 1000। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 138.9। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1000। जो भी आएगा वो आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा यूनिट का बहुत जरूरी खेला होता है, यूनिट आपको याद होनी चाहिए, है ना? कर लेना, बहुत इजी होती है, फॉर्मूले से डिराइव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर Cl नेगेटिव फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। डाटा क्या दे रखा है आपको? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है MgCl2 की, Mg2 पॉजिटिव की। आपको Cl के लिए निकालना है। अब आपको पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं MgCl2 के लिए लिखना चाहूँ अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ तो क्या लिखा जाएगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब MgCl2 की कितनी दे रखी है? MgCl2 को आपको दे रखी है 258.6। Mg2 पॉजिटिव की कितनी रखी है? 106। और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। 258.6 माइनस 106 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ये 2 और 505 152/6। और यहाँ से इसको 2 अपॉन में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा यहाँ से आंसर आ जाने वाला है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ ऑफ 0.0024 मोलर। आपको मोलैरिटी दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम के अंदर बन जाए। मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.0024 मोलर एसिटिक एसिड इफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा। कितनी रखी है? 8.0 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले तो आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओगे। कौन से वाला? क्या फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का? कप्पा इंटू 1000 बाय एम। कप्पा कितना दे रखा है? 8.0 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 1000 बाय में एम मीन्स मोलैरिटी 0.0024। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर कितना जाएगा? 10⁻4। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर में कितना आएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इस सारे को कर दूं 10⁻5 या -5 कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 8 10 जा 80, ये 3 जा 24। 100/3 को अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से 33.3 है ना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो बन गई मोलर कंडक्टिविटी। बट हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी चाहिए? जिसकी हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली है एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड की इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए एसिटिक एसिड की। क्या एक्सप्रेशन होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 C नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। CH3 C नेगेटिव की कितनी दे रखी है भाई? ये दे रखी है 40.9 और ये कितनी रखी है? 349.6। इसका सम करोगे तो 390.5 आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप देखो मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है दादा? मोलर कंडक्टिविटी ऊपर हमें की तो थी 33.3 बाय 390.5 और यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ जाएगी? 0.085। अगर आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 8.5% समथिंग आ जाता। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, द सेल कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टिविटी सेल इज दिस। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन of an electrolyte at 298 Kelvin if the resistance of the cell is 100 ohm। आपको निकालना है क्या? आपको निकालनी है इसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा। और आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन सकता है?
जी इंटू में जी स्टार, जी इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नहीं दे रखा बट रेजिस्टेंस तो दे रखा है, 1 बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस इंटू में जी स्टार। रेजिस्टेंस कितनी है दादा, 1/1000, और ये सेल कांस्टेंट कितना है 0.146, तो याद आएगा 1.46 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट होती है इसकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर ये कैसे किया, देखो 10 की पावर -3 तो ऊपर चला ही जाएगा, और ये डेसिमल को जब इधर लेके जाते हो, जब डेसिमल किस साइड में जाते हैं, लो प्यारे रोज नजारे, लेफ्ट में जाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है, जब राइट में जाते हैं रोज नजारे, जब हम डेसिमल को राइट में मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस हो जाती है। 10 की पावर -3 ये था, एक डेसिमल को इधर सरकाया है तो 10 की पावर -4 यहाँ से होगी, समझ रहे हो ना। इस डेसिमल को इधर सरकाया है तो 10 की पावर -1 यहाँ से, 10 की पावर -3 ये था, तो 10 की पावर -4 बन गया था। आगे मूव करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 39 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इफ मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl, CH3, COONA are this and this, calculate लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ एसिटिक एसिड। तो कोलस लॉ के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। कर दीजिए। अब इसके लिए हमें बहुत कुछ दे रखा है, हमें दे रखा है NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, जो कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर HCl दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, जो कि आपको दे रखा है दादा 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद CH3 COO दे रखा है, CH3 COO क्या लिखा जाएगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, तो कितना दे रखा है 91, है ना। अब आपको CH3 COO चाहिए जो कि आपको इस इक्वेशन में मिलेगा, H चाहिए जो कि आपको इस इक्वेशन में मिलेगा, ये तो मिल जाएंगे। आपको NaCl नहीं चाहिए जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 में है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो ऑपरेशन क्या लग सकता है, ऑपरेशन लग सकता है 3 + 2 - 1, थर्ड का 91, सेकंड का 425.9 और माइनस कर दोगे 1 को 126.4, जो कि कितना आ जाएगा भाई, ये 390.5 आएगा। मेरे को कैसे पता, ये एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो वो हर बार 390.5 ही आती है दादा, ठीक है। इसके बाद हमने निकालना है हाउ मच एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। देखिए अनआयनाइज्ड फॉर्म निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है ना, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे जिससे हमें आयनाइज्ड फॉर्म पता चल जाएगी। अब जो आयनाइज है उससे हम अनआयनाइज भी पता कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 39 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 390.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 या फिर आप लोग बोल सकते हो 10%। तो यहाँ पर आयनाइज्ड फॉर्म कितनी है, आयनाइज्ड फॉर्म हो जाएगी भैया 10%, और यहां से अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, यहां से अनआयनाइज्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास भैया, सिंपल सी बात है ना, 100% में से 10% आयनाइज हो गया तो कितना अनआयनाइज बचेगा, 90% अनआयनाइज फॉर्म बच जाएगी, है ना। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय m, वेयर कप्पा इज व्हाट, कप्पा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितनी है 2.48 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 1000 बाय m, m इज मोलैरिटी 0.20, डेसिमल से डेसिमल कट, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 124, 100 से 10 की पावर -2 कट,
तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप देखो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई है 124 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप केसीएल की निकाल सकते हो, क्या होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर केसीएल अगर लिखोगे क्या हो जाएगा के पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। के पॉजिटिव की कितनी देर की है भाई 73.5 और ये कितनी देर की है 76.5। ये हो गया 0 6 3 9 1 10, ये आई थिंक 150 बनेगा जहां तक मेरा सुपर मैथ काम करता है। हाँ 150 बन जाएगा। बस यहाँ पर मेरा मैथ हैप्पी बर्थडे हो जाता है। इसके बाद कर लेना ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.82। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.82। अगर आप परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड का कंसेप्ट आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, चार्ज रिक्वायर्ड आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो इसका रहेगा एन फैराडे। क्या रहेगा भैया एन फैराडे। अब आप देखो MnO फॉर नेगेटिव से सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है MnO फॉर नेगेटिव से क्या बनाना है, आपने बनाना है Mn2 पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने आती होगी ना, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। और यहाँ पर अगर आप MnO फॉर नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप लोग क्या कर दोगे Mn को x मान लोगे, ऑक्सीजन 4 है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इक्वल टू इस पूरे पे चार्ज -1 4 -2 -8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा 8 -1 x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। 7 से 2 है भाई तो बोल दो 7 से 2 है तो कितने का डिफरेंस है 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। 5 इलेक्ट्रॉन का इसको गेन करना पड़ेगा तभी 7 से 2 हो पाएगा। तो चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, चार्ज रिक्वायर्ड का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा एन फैराडे यानी कि 5 फैराडे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैराडे में आंसर करना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुलाम्स में आंसर करना है। तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है 96500 कुलाम के 5 × 96500 कुलाम, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, आपको O2 बनाना है H2O2 से आपको O2 बनाना है। तो H2O2 में से H2 को अलग करना पड़ेगा है ना। तो H2 जब उससे अलग हो गया इस पूरे पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। अब ये 2 नेगेटिव है 0 है यानी कितना डिफरेंस है भैया 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। आपको देखना पड़ेगा कि इसको वो बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा, इधर 2 नेगेटिव ज्यादा है इधर कम है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा एन फैराडे और एन कितना है 2 फैराडे। यहां से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ Mg फ्रॉम MgCl2। देखिए आपको Mg बनाना है फ्रॉम MgCl2। आज के क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहली बात Mg कब बनेगा Mg से, Mg की आयनिक फॉर्म से। इसकी अगर आयनिक फॉर्म बनाओगे तो बन जाएगा बेटा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। अब यहां से बनेगा Mg ने 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तब जाके क्या बनाएगा Mg। अब यहां से W का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला होता है ZQ या फिर Z × I × T। अगर ये बोलता कितना टाइम चाहिए तो Z × I × T वाला फॉर्मूला लग जाता। अगर ये बोल देता कितना करंट चाहिए एम्पियर के अंदर तब भी आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते। कौन से वाला फॉर्मूला लगा देते जिट वाला, बट अभी चार्ज बोल रहा है कूलम्स में तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है भाई, ये हो रहा है 4.8 ग्राम। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसका फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास बाय N × F × में Q है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 4.8 और मोलर मास हमें MgCl2 का गिवन नहीं है, बहुत ही गलत बात है, गिवन होना चाहिए था सोडियम मैग्नीशियम। बेटा इसका 24 आएगा। वैसे ये देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दैट्स व्हाई नहीं गिवन है, अदरवाइज गिवन होता है 24 होता है ठीक है। एन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है रिएक्शन में 2 फैराडे कांस्टेंट है 96500 और इनटू में आ जाएगा Q।
इसका डेसिमल हटाओगे पोल में 10, 0 से 0 कट, 24 2 जा 48, ये हो जाएगा। और क्यों यहाँ से कितना आ गया, क्यों यहाँ से आ गया है 9650 कूलम, ये आ गया भाई 9650 कूलम। मैं गलती तो नहीं कर रहा? फैराडे कांस्टेंट 9500 होता है, क्यों 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये 2 से, ये अपोजिट साइड है ना, नहीं नहीं नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा है ना, सेम साइड वाले मतलब सेम पोजीशन वाले कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। कई बार ना मेरे मैथ की पावर दिखी जाती है, मैं अपनी अपनी तरफ से मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने आप को आर्किमिडीज समझ लेता हूँ। कर दिया। तो ये 29650 2 4 × 9650 कितना हो जाएगा, इसको तो कर ही दूंगा, 400 4 पंजे 20 2 2 38600, हाँ सही आ गया। तो मैं बहुत सरप्राइज होगा ये बात जानकर कि मैथ्स में 100 मार्क्स थे मेरे, है ना, इंग्लिश में 95, बहुत बढ़िया, स्कूल में हाईएस्ट थे। तो कभी तुम मेरी इंग्लिश सुनोगे ना, तुम ये कहोगे बस विलियम शेक्सपियर भी कहीं बेचारा स्वर्ग में बैठा बैठा सोच रहा होगा, अरे बस चुप कर, कानों से खून आ रहा है भाई। चलिए कम टू द पॉइंट। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कैल्शियम विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू मोल्टन CaCl2। CaCl2 ले लो मेरे भाई, CaCl2 ले लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? ये किस में टूट जाएगा? CaCl2 टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब चिपकना किसने है? Ca ने चिपकना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चिपक जाएगा। W इज इक्वल टू क्या बनेगा? Z इंटू क्यू। Z इज मोलर मास बाय N इंटू F इंटू क्यू। मोलर मास कितना होता है? 40/2 और फैराडे कांस्टेंट 96,500 इंटू में क्यू, क्यू कितना है बेटा? 38600। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 00 से 00 कट, ये 2, ये कितने पे जाएगा? 20 पे चला जाएगा, है ना। 386 यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आपका कैलकुलेशन करके आएगा 386,500 है, क्या हो गया? 5 दूनी 10, भाई अपने हिसाब से तो मैंने ठीक करा था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये मेरे से गलती हुई है, इधर आप लोग उधर देख लेना, जो भी आएगा आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर क्या आया है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के भी इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो इसको आयंस में तोड़ दो, किस में टूट जाएगा? Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। डिपॉजिट किसने होना है? Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होना है, क्या करके डिपॉजिट होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag डिपॉजिट हो जाएगा। W इक्वल टू क्या होता है? जिट। ये फॉर्मूला कब लगता है? अगर टाइम दिया हो और करंट एम्पियर में दे रखा हो। जिट यानी मोलर मास बाय N इंटू F इंटू I इंटू T। अब देखो आप, मोलर मास कितना है? मोलर मास सिल्वर का होता है 108। N कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने? 1 का। फैराडे कांस्टेंट 96,500। आई कितना करंट पास कराया है? 2 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट्स के लिए। याद रखना फैराडे लॉ के जब भी आप क्वेश्चन करोगे टाइम को आपको सेकंड में लेना पड़ेगा, टाइम को आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 900। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2.014 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। तो यहां पर पहले आपको चार्ज पता करना पड़ेगा। जब टोटल चार्ज पता चल जाएगा फिर आप इलेक्ट्रॉन्स पता कर पाओगे। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। आई कितना है? करंट कितना है? 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से 0 कट हो जाएगी, 6 6 12, ये हो जाएगा यहाँ से भाई
छः 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 12 करो मैं 3600, हाँ 3600 गुलाम यहाँ से टोटल चार्ज बन गया। इसके बाद क्या करोगे, आपने पता करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। अगर 1 गुलाम होता तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूनिटरी मेथड है। और अगर 3600 गुलाम से तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 3600, जो भी आएगा वो आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ फॉलो किया जा रहा है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट रुकिए। A steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cells X and Y in series containing electrolytes FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of iron deposited at cathode। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपके पास अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, 11:52 है, और इस रूम में मैं अकेला हूँ, और यहाँ पर सीरी बोल जाता है ना भाई, लिटरली थोड़ी सी टेंशन तो हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, FeSO4 ZnSO4, और फिर एक के बारे में बता दिया भाई 2.8 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है ना। तो पहले वाले में आप लोगों को क्या निकालना होता है, आप लोगों को निकालना होता है टाइम, हाउ लॉन्ग, और फिर दूसरे वाले का निकालना होता है कि कितना डिपॉजिट हुआ है। बहुत इजी बनते हैं, बट क्वेश्चन की लेंथ देख के आप लोगों को डरना नहीं है। देखो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से डाटा उठाएंगे। हमें दे रखा है स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, भैया 2 एम्पियर है, वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइट्स FeSO4, 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिट हुआ है, तो मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड है 2.8 ग्राम। अब जो डिपॉजिट होता है उनकी आयनिक रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां पर आपको आयनिक की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 को अगर आप तोड़ोगे Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ZnSO4 को अगर आप तोड़ोगे Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है। अब Fe2 पॉजिटिव जब डिपॉजिट होगा, कैसे डिपॉजिट होगा Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe। W का फॉर्मूला क्या है, Z, Z इंटू आई इंटू टी। Z इज मोलर मास बाई N इंटू F, I इंटू टी, मोलर मास। अब आप देखो W कितना है इसका बेटा, 2.8 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। मोलर मास आयरन का कितना होता है, ये दे रखा है 56 बाय में 2। ये 2 कहां से आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। फैराडे कांस्टेंट 550 है, कितना करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, ये देख लीजिए। एंड कितने टाइम के लिए है, टाइम हमें निकालना है। इस सारे का जब आप सोल्व करोगे तो टाइम यहां से आ जाएगा 4825 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड। अब Zn डिपॉजिटेड के लिए आप दो तरीके अपना सकते हो, या तो यही देखो, Zn कैसे चिपकेगा, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, Zn बनेगा। तो W का फॉर्मूला क्या रहेगा, Z इंटू आई इंटू टी। Z क्या होता है, मोलर मास बाय N इंटू F इंटू आई इंटू टी, मोलर मास। जिंक का मोलर मास कितना होता है भाई, 63.5 नहीं होता, 65 होता है। कॉपर का होता है आई थिंक 63.5, तो है ना, इसका 65 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और बाय में n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने का गेन कर रहे हैं 2। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 9500, कितना करंट पास कराया गया है 2 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए, टाइम आपने वहां से निकाल लिया 4825, यहां से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट फैराडे का सेकंड लॉ लगाओ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड। Fe कितना डिपॉजिट होगा, जितना इक्विवेलेंट मास होगा आयरन का। Zn कितना डिपॉजिट होगा, जितना इक्विवेलेंट मास होगा जिंक का। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास बाय चार्ज। इसका मोलर मास होता है 56 बाय में 2 28 आ जाएगा। इसका मोलर मास है कितना है भाई, जिंक का 65, और बाय में 2 करके कितना आएगा, 65 का हाफ कितना बनता है, 32.5 है ना, आई थिंक यही बनेगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वो देख लेना जितना गिवन होगा ना, ये शायद मुझसे भी गलती हो सकती है, और अगर 63.5 है तो उसके हिसाब से आप लोग कर ही दोगे। यहाँ से मास ऑफ बात क्लियर है कि नहीं, Fe कितना डिपॉजिट हुआ 2.8 ग्राम, इक्विवेलेंट मास दोनों का आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे आता है, मोलर मास बाय चार्ज। इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 28, इसका आ जाएगा 32.65, और यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपका मास ऑफ Fe डिपॉजिट वहां से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं,
कैलकुलेट द करंट एंड थिकनेस ऑफ द कोटिंग इफ द करंट वाज पास फॉर 1 आवर। ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। टू डिपॉजिट 2 ग्राम सिल्वर ऑन मेटल ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिल्वर ऑब्जेक्ट को करना है तो किस में से होगा? सिल्वर का सॉल्यूशन लिया गया होगा और सिल्वर का फेमस सॉल्यूशन होता है AgNO3। तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। Ag पॉजिटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ही चिपक पाएगा बेटा, ऐसा। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें करंट निकालना है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिट Z इंटू आई इंटू टी। Z क्या होता है? मोलर मास बाय N इंटू F इंटू आई इंटू टी। यहां से आ जाएगा W। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकल जाएगा W इंटू N इंटू F बाय मोलर मास। टाइम नहीं निकालना है, हमने करंट निकालना है, आई निकालना है। ये T/4 में जाएगा। W कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है? 2 ग्राम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500। मोलर मास सिल्वर का कितना होता है? मोलर मास होता है 108। और कितने टाइम के लिए? 2 आवर। 2 इंटू 60 इंटू 60। 00 से 00 कट, 2 से 2 कट, है ना। तो जो भी आएगा यहाँ से आपका करंट आ जाएगा, है ना। और थिकनेस निकालनी है तो इसका सिंपल है, आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम हुआ है डिपॉजिट। तो वॉल्यूम के लिए आप लोग फॉर्मूला क्या लगा दोगे? मास बाय डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और अगर आपको थिकनेस पता करनी है तो वॉल्यूम निकाल लोगे, मास बाय डेंसिटी। मास कितना डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का? 2 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है? 10.5। और यहाँ से थिकनेस आ जाएगी 0.190 सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन है, ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो मैंने बना भी रखी है, अच्छी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। और बाकी यहाँ से भी आप कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा, कौन रिडक्शन शो करेगा। जैसे कि हमारे पास है अच्छा, यहाँ पर हर एक केस में प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स यूज की गई हैं। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड नोबल मेटल होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना, इनका कुछ रोल नहीं होता है। तो एक्वस के CuSO4 है। एक्वस यानी कि इधर H2O है एंड CuSO4 है। तो H2O टूटेगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, CuSO4 टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। कैटायन जाते हैं कैथोड पर और एनायन जाते हैं एनोड पर। तो इन दोनों में से ये H पॉजिटिव वाटर का पोर्शन है, OH नेगेटिव वाटर का पोर्शन है। इन दोनों में से प्रोडक्ट बनाएगा कॉपर कैथोड पर। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और इनमें से प्रोडक्ट बनाएगा OH नेगेटिव। जब बनाने लगेगा कॉपर कैथोड पर तो क्या बनेगा? कॉपर बन जाएगा। और वाटर क्या बनाने वाला है? ऑक्सीजन गैस बनाने वाला है। अगले पे आ जाओ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। एक्वस यानी कि वाटर है और CuCl2 है। वाटर यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और CuCl2 यानी Cu2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। इन दोनों में से कॉपर प्रोडक्ट बनाएगा और इन दोनों में से क्लोरीन। मुझे कैसे पता? बेटा ये ट्रिक में बताया भी है ना। आप देखते हो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन एलिजिबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर कॉपर बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा। और एनोड पर जाएगा Cl नेगेटिव, ये क्या बना देगा? Cl2। आगे आ जाइए, AgNO3 है और ये भी एक्वस है। एक्वस है तो क्या होगा? एक तो वाटर होगा और एक AgNO3 होगा। कौन बनाएगा भाई? वाटर से बन जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और AgNO3 में से Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। यहाँ से Ag पॉजिटिव में प्रोडक्ट बनाना है और यहाँ से OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ से O2 बनाएगा और Ag पॉजिटिव क्या बना देगा? Ag बना देने वाला है, ये O2 बना देगा, है ना। ये OH नेगेटिव एक्चुअल में वाटर का पोर्शन है, तो देख लेना। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा, 10-15 मिनट की वीडियो बना रखी है, देख लेना और आपको क्रिस्टल क्लियर ये कंसेप्ट हो जाएगा बेटा जी।